इंडिया में पीपल के नीचे बैठ के ऋषि मुनियों ने सबसे पहले बताया कि एलिमेंट कितने होते हैं? 5 पंच तत्व, जिनमें से एक अग्नि, जल, वायु, आकाश, पृथ्वी, धूप, धूप, अच्छा बोला था धूप, ठीक है भाई। तो ये 5 तत्व होते हैं, लेकिन ना ये इलेबोरेट तब हुए जब 1778 1778 में पहली बार आया लेवोजियर, इन 1778, और हर साल कुछ ना कुछ चीजें अपडेट होती हैं। इस साल अपडेट कर लो, ये फ्रांस का था। हेलो हेलो हेलो, फ्रांस, ये फ्रांस का था। इसने ना पता क्या करा, इसने कहा कि ना जितने इसके समय तक ना तकरीबन 20 एलिमेंट हुआ करते थे उस जमाने में, 20-25 मान लो, 20-25। तो उसने बताया कि क्लासिफिकेशन कैसे होगी। आधे को बोल दिया मेटल और आधे को बोल दिया, और बोला होगी क्लासिफिकेशन, मतलब खत्म क्लासिफिकेशन। आधे होते हैं मेटल्स और आधे होते हैं नॉन मेटल्स। और एक बात ये भी ध्यान में रखना कि ना जो इंसान बिगिनिंग करता है ना वो बड़ा हो जाता है। जैसे जे थॉमसन ने सबसे पहले मॉडल दिया एटम का, एक वाटरमेलन की तरह एटम होता है, ठीक है ना, इसमें बीज होते हैं ये, और रेड पोर्शन होता है ये। और बाद में ना जे थॉमसन को ज्यादा क्रेडिट मिला, ऐसे ही लेवोजियर को सबसे ज्यादा क्रेडिट मिला। क्लासिफिकेशन क्या बताई उसने? मेटल्स और नॉन मेटल्स के बिहाफ से। थोड़े ही दिन बाद, थोड़े दिन नहीं कुछ ज्यादा टाइम, 1828 में अगला साइंटिस्ट आया जिसका नाम था जैकब बर्जीलियस। इन 1828, रहने वाला कहां का था? स्वीडन। तो ये स्वीडिश साइंटिस्ट था, और इसने बताया कि भाई ऐसा है। लेट मी शो यू मिस्टर जैकब। ये देखो, ये है जैकब, स्टैंड अप कॉमेडियन के जैसा, जैकब बर्जीलियस। इसने बताया कि भाई जो एटम्स, सबसे पहले ही बोल दिया कि एलिमेंट को अगर आपको क्लासिफाई करना है ना तो एटॉमिक वेट के हिसाब से क्लासिफाई करो। और 100 साल तक लोग इसी की बात मानते रहे, लगभग 100 साल तक इसी की बात चली थी। सब के सब एटॉमिक वेट के अकॉर्डिंग अरेंज कर रहे हैं। एटॉमिक नंबर तो जमाने में था ही नहीं, वो तो हेनरी मोसले ने आगे बताया कि एटॉमिक नंबर के हिसाब से भी हो सकता है, प्रोटॉन के हिसाब से। सारे क्या कर रहे थे? एटॉमिक वेट के हिसाब से अरेंज कर रहे थे। तो इसने इंट्रोड्यूस किया, एटॉमिक वेट के हिसाब से इसको क्लासिफाई किया जा सकता है। तो एक एक बात दोनों की पढ़ते हैं भाई, ध्यान रखो। पहले तो फ्रांस एंड लेवोजियर के बारे में स्टेटमेंट क्या थी? ही प्रोवाइडेड लिस्ट ऑफ 33 एलिमेंट discovered at that time. He said that element can be classified on the basis of metal and underline कर लो या highlight कर लो, metal and non metal के नीचे कर लो highlight। अब इसके बाद अगला जो साइंटिस्ट है 1829, और नाम है बर्जीलियस। के बारे में जल्दी से अंडरलाइन करो। He gave the concept of classifying element on the basis of atomic weight. Atomic weight के हिसाब से क्लासिफाई किया इसने। तो अंडरलाइन atomic weight, स्वीडिश साइंटिस्ट। अगला है जे डॉट डोबेराइनर। डोबेराइनर कब भाई? 1829, एक साल ही बाद एंट्री मार दी। कहां का साइंटिस्ट था? जर्मन। हिटलर कहाँ का था? अरे जर्मनी के लोग कैसे हैं यार, ये कुछ अलग से लोग नहीं होते जर्मनी के। जर्मनी किस चीज के लिए ज्यादा पॉपुलर है? टेक्नोलॉजी और लैंग्वेज। और जर्मनी किस चीज के लिए पॉपुलर है? जो कार मैन्युफैक्चरिंग है ना, वॉक्सवैगन होगी, और कौन कौन सी होगी? BMW वहीं की है ना, वहीं की है। स्कोडा भी वहीं की है। वेरी गुड।
स्कोडा वहाँ की है, जर्मनी की। भाई आई लव स्कोडा, सबसे बढ़िया कार है। BMW होगी जर्मनी की, और अगर मैं गलत नहीं हूँ ना, फरारी भी वहीं की है क्या? इटली की है फाउंडर। और फिर लैम्बोर्गिनी भाई साहब, ये जर्मनी और इटली, मैंने दो नाम सुने थे MBA में जो थोड़े बहुत पढ़े थे कि ये लोग ना कार बनाने में है सबसे आगे। स्पोर्ट्स कार इनका बना लो, इन्होंने बताया वॉक्सवैगन, स्कोडा, ठीक है ना, BMW की कोई फुल फॉर्म बता सकता है? काश थोड़ा सा और सही होता। ब्रेवियस तो लेटिस होता है, 12th क्लास में आएगा। और कोई BMW, बवेरियन मोटर वर्क, इसे बोलते हैं BMW। मर्सिडीज के बारे में कोई कुछ? हाँ, डाइमलर बेंज की छोटी सी बच्ची हुई, उसने उसका नाम रखा मर्सिडीज बेंज। डाइमलर बेंज की लड़की थी वो, और उसके नाम पे चल रही है मर्सिडीज बेंज आज भी, ठीक है। ये सारी MBA में चीजें पढ़ी थी, लेकिन आपको यार नॉलेज होनी चाहिए। मैं बता दूं, साइंस प्लस MBA आंसर है बूम। तुमने सुना है कभी BTech वो भी IIT से, और MBA वो भी IIM से, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। ये दोनों दुनिया इंडिया की टॉपेस्ट चीजें हैं। और जो यहाँ से निकल गया ना, वो लड़का फिर ना अलग ही होता है। वो फिर वो जो हम नाम ले रहे हैं ना, उनमें वो बैठता है, लैम्बोर्गिनी, फरारी वगैरह वगैरह जो भी है स्पोर्ट्स का। तो ये सबसे टॉप है हमारे इसमें। जर्मन का डोबेराइनर भी था, और डोबेराइनर के नाम पे एक ही वर्ड याद दिमाग में आता है, बोलो क्या? ट्राइड। इसने दी ट्राइड और हमें बताया कि अगर 3 एलिमेंट को अरेंज कर दिया जाए, जल्दी से निकालो टेबल नंबर 3.1। टेबल नंबर 3.1 NCERT। ये है टेबल नंबर 3.1, और इसमें ये डोबेराइनर की ट्राइड है। 3 ट्राइड आपके सामने पे डोबेराइनर की, 1, 2 और ये तीसरी। तो डोबेराइनर की इन ट्राइड में से पहली ट्राइड को अगर मैं देखूं, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम। लिथियम 7, 23 और ये 39। तो क्या बात बताई डोबेराइनर ने कि पहले और तीसरे का एवरेज दूसरा है। पहले और तीसरे का मास का एवरेज वो सेकंड है। निकाल के देखिए भाई, 7 + 39 डिवाइड बाय 2, एवरेज निकालो भाई, 46/2। आंसर क्या आया? ये दूसरा है। बस इतनी बात बताई इसकी ट्राइड ने। इसके तुक्के लगते चले गए, 3 बार तो लग गए कमाल के। आज भी इसकी बताई हुई बातों को आज हम फॉलो कर रहे हैं 1829 2022। तो हम फॉलो कर रहे हैं कि वास्तव में यार आज पहले ग्रुप में क्या पढ़ते हैं हम? लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, आज भी पढ़ रहे हैं। और इसकी ट्राइड देख लो भाई एक बार, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम, आज भी पढ़ रहे हैं सेकंड ग्रुप। बेर महंगे करके सरकार बहुत रोई, बेर महंगे करके सरकार बहुत, आज भी है। और एक और ट्राइड देख लो, फिर कल बाहर आई एंटी, कल बाहर आई, ठीक है ना, ये भी आज की क्लास इसमें है। इनमें भी अगर हम एवरेज निकाल के देखें तो वास्तव में यार 40 + 137 डिवाइड बाय 2 इज इक्वल टू 88.5, रफली एवरेज यही आ रहा है। समझ रहे हो? तो यहां तक इसका तुक्का लग गया, इसमें तुक्का लग गया। कितने तुक्के लगे? 3 तो लग गए। 9 एलिमेंट के तो लग गए भाई, लेकिन उस जमाने तक तो एलिमेंट डिस्कवर हो गए थे 38 के आसपास। तो इससे ये बोले कि 9 तो तेरे हो गए, बाकी के भी करके दिखाइयो। बोला है बाकी नहीं हो रहे, मैं जा पे रहता। ये इसकी लिमिटेशन है कि इसकी ट्राइड हर एलिमेंट, सभी एलिमेंट पे अप्लाई नहीं हो रही थी डोबेराइनर से। अब पढ़ते हैं डोबेराइनर के बारे में, फिर से नोट्स में आ जाओ। जर्मनी, he proposed the law of triad, in which the element in a triad has similar property and atomic weight. He stated that when elements are arranged according to increasing mass, atomic mass of the middle element is similar to that of average mass of other 2 element. ठीक है ना? जो बात अभी हम डिस्कस कर रहे थे वो उसने यहाँ पे बताई। अंडरलाइन करो,
एक तो ये कि एटॉमिक सीधा सीधा ट्राइड पे अंडरलाइन कर दो, इतने से हम समझ जाएंगे, 9 10 हमने पढ़ाया। ओके, द नेक्स्ट वन इज जॉन न्यूलैंड। जॉन न्यूलैंड कहां का साइंटिस्ट था? ब्रिटेन का साइंटिस्ट। इन 1864 लगभग 50 साल बाद जो इसने बताया वो भी कुछ कमाल का ही था। म्यूजिकल नोट पे बता दिया एलिमेंट इसको इसने, सारे गामा पादा नीसा। ऑब्वियस ही बात है, ब्रिटेन में तो सारे गामा नहीं है। डोरे लीमा सोलाटी, ठीक है ना। तो उसने क्या बताया? उसने कुछ ये बताया, शायद जो भी तुम्हें पता हो उससे थोड़ा ज्यादा सीखोगे। देखो, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, उसके बाद सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन। अच्छा, आपको पता है नियोन उस समय तक डिस्कवर हुआ ही नहीं था। थोड़ा सा पीछे हो, थोड़ा सा पीछे, ऐसा तुम बैठ भी नहीं पाओगे। तुम भी थोड़ा पीछे। सुमित, आज बाबा कहाँ गए? शिवांश गर्ग कहाँ गया? यहीं पे है। और बाकी वो सारे छुट्टी पे। तो समझ शुरू हो गया भाई। तुम्हारी कल की छुट्टी है, 11 की छुट्टी होनी चाहिए, 12 की होनी चाहिए। इसका सिस्टम ही अलग है। 11 वाले हाथ खड़े करियो, 11 की छुट्टी होनी चाहिए। 12 वाले हाथ खड़े करियो, 12 वाले, ठीक है। राणा सर के पास कितने पढ़ते हुए हाथ खड़े करियो, तो तुम्हारी छुट्टी अनाउंस होगी। चलो ठीक है भाई। अगर बाई चांस देखो, कल की तो सुनो, कल की तो छुट्टी है ही है। 15 को तो कोई क्लास ले ही नहीं सकते, यहाँ पे चालान कटते हैं सीधे। यहाँ 15 को तो पुलिस वाले आते हैं। तो देखो 11 की तो छुट्टी है ही है। 12 की अगर क्लास हुई ना, तो जो बच्चे एब्सेंट है ना, वो अपना वो ले लेना, रिकॉर्डिंग, ठीक है। रिकॉर्डिंग आपको मिल जाएगी, उसी दिन की रिकॉर्डिंग, कभी भी देख लो, 1x 2x लगा के, जो भी है। ब्रिटेन चलते हैं। न्यूलैंड, नियॉन, उस समय तक नियॉन की खोज नहीं हुई थी, आर्गन की खोज नहीं हुई थी। नहीं तो ये जो म्यूजिकल नोट बजा रहा है ना, ये बजा नहीं पाता। अगर हो जाती तो फिर तो सारा का सारा खेल ही खराब हो जाता। अब उसके बाद फिर से आया पोटेशियम और कैल्शियम। अब इस बात को देखना जरा ध्यान से, पहले और 8th एलिमेंट की प्रॉपर्टी सेम है। चलो ट्राई करके देखते हैं। लिथियम, सा रे गा मा पा दा नी सा, सेम है भाई, आज भी सेम है। बात ये, इसकी बात इतनी नहीं थी कि इसी को लो, इसकी बात ये थी तुम किसी को भी लो। बोरोन को ले लो, डो रे मी फा सो ला टी डो, डो सेम है, आज भी सेम है। बोरोन, एल्यूमिनियम, बहादुर अली, किसी को भी उठाओ, किसी को भी। मैग्नीशियम को उठा के देखो, डो रे मी फा सो ला टी डो, ये देखो डो, आज भी मैग्नीशियम और कैल्शियम सेम है। उस समय तक डिस्कवर हो गए थे तकरीबन 58 एलिमेंट्स। तो 20 से आगे जब इससे कहा कि आगे का करके दिखाइयो, बोला है आगे का तो नहीं हो रहा। तो बोला ठीक है भाई, तू हटा। ये लोग ना म्यूजिकल नोट पे कुछ कर रहे हैं, कोई ग्राफ बना रहा है, कोई ट्राइड बना रहा है। इन लोगों के नाम इसलिए ज्यादा पॉपुलर नहीं हो पाए। आपको पता है साइंस में एक वर्ड होता है सेरेंडिपिटी, कोई जानता है सेरेंडिपिटी को? इसका मतलब होता है तुक्के से डिस्कवरी होना और नाम पॉपुलर हो जाना। आर्किमिडीज को कौन जानता है? हाँ सर। आर्किमिडीज गया नहाने के लिए और ना पानी पूरा भरा हुआ था टब में, वो उसमें लेट गया और ये नहीं कि नहा के बाहर आ जाए। क्या सोच रहा है कि यार मैं लेट गया, पानी कितना बाहर आया होगा, उसका वेट क्या होगा, और बना दिया आर्किमिडीज प्रिंसिपल, जो आज ही पढ़ रहे हैं। बेंजीन की खोज किसने करी थी? बेंजीन की खोज किसने करी थी?
बेंजीन की खोज करी थी एक साइंटिस्ट ने जिसका नाम था केकले। और ना जब तक ये जिंदा रहा ना, इसको कोई बेंजीन नहीं बोलता था, इसको क्या बोलते थे? केकले। जैसे ही मर गया, हटाओ बेंजीन करो, बेंजीन कर दिया आप उसका नाम। और इसके लिए पता है कैसे डिस्कवर किया था ये? सारे साइंटिस्टों को एक काम दे दिया गया था, 6 कार्बन और 6 हाइड्रोजन से मिलाकर एक ऐसा स्ट्रक्चर बनाओ जो बेंजीन की सारी प्रॉपर्टी शो कर दे। सब लगे हुए हैं, कोई कहाँ भाई बहुत बड़ी चीज है, बनाओ। इसने क्या करा, पूरी रात साइंटिस्ट कुछ देखो, कुछ साइंटिस्ट तो सीरियसली भी बहुत जबरदस्त आईक्यू लेवल के होते हैं और कुछ ऐसे होते हैं इनका तुक्के में काम होता है। तो ये ना क्या करते हैं भाई, टेबल पे रख के और ना स्ट्रक्चर ड्रॉ करके नहीं बन रहा, फाड़ के फेंक दिया, फिर बनाया फेंक दिया। खाना वहाँ रखा है, सूख गया, कई दिनों से दाढ़ी तक नहीं बनवाते ये। तो ना ये ऐसे करके सो गया। अब रात को सब कॉन्शियस माइंड में सपना आया, 6 सांप एक दूसरे की पूंछ पकड़ रहे हैं। और उसी से ही आपको पूरी स्टोरी आपके चैप्टर नंबर 11 में दिखाएंगे, 11th में। तो ना पूरी उसी से ही 6 सांप ऐसे बनाए उसने, एक दूसरे की पूंछ पकड़वाई और सीधा भाग गया कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी की, बन गया जो। और आज भी वही स्ट्रक्चर फॉलो हो रहा है। इसे कहते हैं सेरेंडिपिटी, मतलब तुक्के से डिस्कवरी हो जाना। बोला तो उसके साथ भी जिसके सर पे एप्पल पड़ा था, कौन था? तो वो कहते हैं वो एप्पल नहीं पड़ा होता तो क्या ग्रेविटेशन लॉ आता? तो वो सेरेंडिपिटी, ठीक है। तो ये भी सेरेंडिपिटी है भाई, न्यूलैंड का अष्टक नियम। एवरी फर्स्ट एलिमेंट हैज सिमिलर प्रॉपर्टी टू द 8th वन। चलो निकालो इसको और देखो इसका डोगराइनर के बाद मिस्टर न्यूलैंड, और पढ़ो इसके प्रिंसिपल को एक बार, फिर मैं बताता हूँ आगे। यही तो है, डोगराइनर है ये है न्यूलैंड, पर्सनैलिटी है भाई। आगे इसका लॉ क्या है? न्यूलैंड अरेंज द एलिमेंट अकॉर्डिंग टू इंक्रीजिंग एटॉमिक मास, क्योंकि एटॉमिक मास किसने खोज दिया? बर्जीलियस ने, और इसी पे लगे हुए हैं सब, एटॉमिक मास के हिसाब से लगा दिया। एंड ही नोटेड दैट एवरी 8th एलिमेंट हैज सिमिलर प्रॉपर्टी टू द फर्स्ट वन। दिस वाज नोन एज न्यूलैंड लॉ ऑफ ऑक्टेव। दिस इज नोन एज न्यूलैंड लॉ ऑफ ऑक्टेव, इसको कहा गया लॉ ऑफ ऑक्टेव, न्यूलैंड। अगला साइंटिस्ट आया और वो है लॉथर मेयर, अगेन जर्मनी, फिर से एक और जर्मन साइंटिस्ट। 1869 में इसने बताया कि अगर मैं ग्राफ ड्रॉ कर दूं, अब ये ग्राफ आपको ना एक बार दिखाने की जरूरत है। ये इस ग्राफ को ना इस नोट्स में भी आराम से देख सकते हैं यार, होपफुली आपके नोट्स भी इसमें हो तो चीजें आसान हो जाएगी। 3rd चैप्टर सम बेसिक प्रिंसिपल, ये तो नहीं है भाई, 3rd चैप्टर 2nd चैप्टर है ये। तो अपने ग्राफ को देख लो भाई एक बार। ग्राफ का पीक क्या होता है? इसने ना ग्राफ बनाया एटॉमिक वॉल्यूम और एटॉमिक मास के बीच में। आपको ना ये सारी चीजें याद नहीं रखनी है, हर साइंटिस्ट के लिए एक एक वर्ड जो याद रखने की आएगी मैं बताऊंगा। इसने एटॉमिक वॉल्यूम और एटॉमिक मास के बीच में जो ग्राफ बनाया वो ग्राफ कुछ ऐसा था। एंड व्हाट ही फाउंड दैट द पीक ऑफ द ग्राफ, हर जो ग्राफ का पीक है उस पे पता कौन आ गया? चेक करिए एक बार, एलिमेंट कौन सा आ गया? लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम और सीजियम। अब ना ग्राफ का ना दूसरा ऑर्डर देखो, ये ग्राफ का डिसेंडिंग ऑर्डर है तो ये कौन सा है? असेंडिंग ऑर्डर। ये डिसेंडिंग ऑर्डर है तो ये असेंडिंग। तो तुम्हें पता लग गया तो बताइयो, ग्राफ का असेंडिंग ऑर्डर में बताओ कौन कौन है? बीच में फ्लोरीन, वेरी गुड, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये सारे के सारे एलिमेंट जो तुमने नाम लिए, ये पता है कौन है? ये वही है, फिर, कल, बाहर, आई, अंटी, यानी सारे के सारे यहाँ। अब ग्राफ का जल्दी से डिसेंडिंग ऑर्डर देखना एक बार। मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम और बेरियम, ये सारे ग्रुप 2nd के एलिमेंट है। तो ना ग्राफ में क्या दिखाई दे रहा है कि टॉप वाले एक जैसे शो कर रहे हैं प्रॉपर्टी, असेंडिंग वाले सेम, डिसेंडिंग वाले सेम, और बॉटम वाले सारे के सारे ट्रांजिशन मेटल सेम कर रहे हैं।
तो इसने अपनी ट्रिक लगा रखी है एटॉमिक वॉल्यूम और मास के बीच में। तो अब इसके बारे में लॉथरमेयर के बारे में देखो भाई, लॉथरमेयर की डिस्कवरी, he plot the physical property of atomic volume versus atomic mass के बीच में ग्राफ बनाया और वेरियस एलिमेंट एंड ऑब्जर्व दैट एलिमेंट ऑफ सिमिलर प्रॉपर्टी ऑक्यूपाई सिमिलर पोजीशन ऑन द ग्राफ या कर्व। दिस इज नोन एज लॉथरमेयर कर्व। तो इसके लिए अगर आपको कुछ याद रहना चाहिए वो क्या है, कर्व। ठीक है, अब आगे है इसके फीचर्स क्या थे जो भी हमने अभी हिंदी में पढ़े वो इंग्लिश में पढ़ रहे हैं। टॉप पे कौन थे, पीक ऑफ द कर्व पे कौन कौन से एलिमेंट थे, एल्कलाइन। तो पहला पॉइंट, एल्कलाइन मेटल ऑक्यूपाई द पीक ऑफ द कर्व। सेकंड देखो भाई, एल्कलाइन अर्थ मेटल यानी बेर महंगे करके सरकार बहुत रोई, ये कौन से में थे, असेंडिंग डिसेंडिंग, मुंडियो बीच में थे, वो तो ठीक है भाई, वो तो ठीक है, लेकिन बीच में दो पोजीशन है, असेंडिंग है डिसेंडिंग, ये देखो असेंडिंग में थे। अच्छा, उसके बाद हैलोजेंस कौन सी में थे, मिड पॉइंट में, असेंडिंग डिसेंडिंग, मैंने ना वो गलत बताया लड़की। अल्कलाइन मेटल जो है ना वो डिसेंडिंग पोजीशन में है, चेक कर लो अल्कलाइन मेटल कहाँ पे है। अल्कलाइन मेटल को, अल्कलाइन अर्थ मेटल जो है बी पॉइंट है, अल्कलाइन अर्थ मेटल का कौन सी पोजीशन पे है, डिसेंडिंग पोजीशन पे तो दिख रहे हैं या असेंडिंग पे है, डिसेंडिंग में है, साफ साफ डिसेंडिंग पे है, मैग्नीशियम देख रहे हो, ठीक है ना भाई। एरो भी लगा लो, अगर अपने ग्राफ में एरो लगा दोगे तो और अच्छा पता लग रहा है, ऐसे करके एरो लगा लो दो, दिस इज डिसेंडिंग एंड दिस इज असेंडिंग, बस एक पे लगा लो, बाकी तो अपने आप आ जाएंगे। अच्छा, ट्रांजिशन मेटल कहाँ पे है, बॉटम ऑफ द कर्व पे, तो बॉटम पे अंडरलाइन कर दो। हैलोजन कहाँ पे है, असेंडिंग ऑफ द कर्व पे, असेंडिंग पे अंडरलाइन कर दो। तो जहां तुम्हें अंडरलाइन करना था वो था पीक, असेंडिंग डिसेंडिंग बॉटम, पीक असेंडिंग डिसेंडिंग बॉटम, ठीक है, ये भी हो गया खत्म। 1 2 3 4 5 तो हो गए खत्म। और अब आ रहा है फादर ऑफ पीरियोडिक टेबल, दमित्री मेंडलीव, रसिया। अब इन पांचों को मैं कर रहा हूं भाई रब, इसे हटाओ, इसे हटाओ, और अब बताइए एक एक करके, लॉथरमेयर जर्मन, हर किसी के लिए एक एक वर्ड बोलियो। लेवोजियर बोलो एक वर्ड, क्या बोला, मेटल एंड नॉन मेटल, सिर्फ एक एक वर्ड, एक या दो वर्ड बस। बर्जीलियस, टूल, एटॉमिक वेट, डबेराइनर, ट्राइब, अच्छा, न्यूलैंड, ऑक्टेव, लॉथरमेयर, बहुत बढ़िया, कर। बस एक एक वर्ड याद रखो और कुछ भी नहीं। तुम्हें क्या लग रहा है, वो तुम्हें 11th क्लास में ये पूछने वाले हैं, डबेराइनर ट्राइब लिख के बताओ, ऐसा नहीं लग गया तो ये तो सिर्फ और सिर्फ तुम्हें तैयार कर रहे हैं दमित्री मेंडलीव के लिए, ठीक है। तो यहाँ तक तुम्हें एक एक वर्ड याद रखना है ताकि कभी अगर नीट या मेंस के क्वेश्चन में कुछ आए तो हम उसको लिख पाए कि बर्जीलियस ने मेन खोज किसकी करी थी। 4 ऑप्शन होंगे, आंसर होगा एटॉमिक वेट, बस ये ऐसे ऐसे। लॉथरमेयर ने मेन किस चीज को रिप्रेजेंट किया था, आंसर है कर्व को, बस खत्म। तुम्हें क्या लग रहा है यहाँ पर पूरा एक्सप्लेन करके आना है, ऐसे क्वेश्चन नहीं है। मैं फिर से हर बार मैं यही बोलता हूँ, इस चैप्टर में मैं अगर ना 10 क्वेश्चन करवाऊँ ना, उससे बाहर एग्जाम नहीं आ सकता, सिर्फ 10 करवाऊंगा और तुम्हारे एनसीईआरटी के करवाऊंगा। और बोलो 40 है, देखो पीछे टोटल क्वेश्चन है 40, उनमें से 10 करवाऊंगा बस, उसमें से बाहर एग्जाम नहीं आएगा। तो इसीलिए जो एग्जाम में आने वाली चीज होती है ना, तो अलग ही होती है, उनके पास बहुत ऑप्शन है, ये यही थोड़ी ना देंगे तुम्हें ये जर्मनी का सही। अब आया है सबसे अलग, इसको तो बोर्ड पे अगर इसके साथ किसी को लिख दिया तो उसकी बेइज्जती है, मेंडलीव भाई, रसिया, हथियारों का देश, 1869 की बात। और ये बता दिया मेंडलीव ने, इसको बोला गया कंट्रीब्यूशन, महान योगदान, कंट्रीब्यूशन, द इम्पोर्टेंट कंट्रीब्यूशन ऑफ मेंडलीव टू द वर्ल्ड। और कमियां तो हर किसी में होती हैं, तो लिमिटेशन,
ये इसकी कमियां। तो कंट्रीब्यूशन 3 है, कमियां भी 3 है, लॉ एक ही है। क्या लॉ दिया? द फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ द एलिमेंट आर पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक मास। और यहीं पे सुन लो, द फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टी आर पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक नंबर। अगर नंबर बोल दिया तो मॉडर्न पीरियोडिक लॉ हो गया। एक वर्ड अलग, डेफिनेशन पूरी अलग। अगर बोल दिया कि मास तो हो गया मेनली पीरियोडिक लॉ। और यहीं पे खत्म होता है भाई तुम्हारा एनसीईआरटी का क्वेश्चन नंबर 3। यूटी में एक बार देखा है मैंने आता हुआ किसी स्कूल में, तो तुम भी जल्दी से निशान लगा लो भाई। एक्सरसाइज में चले जाओ नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 पढ़ना एक बार। क्या क्वेश्चन है? व्हाट इज द बेसिक डिफरेंस इन अप्रोच बिटवीन मैनली पीरियोडिक लॉ एंड मॉडर्न पीरियोडिक लॉ? इनके में बेसिक डिफरेंस क्या है? आंसर, द फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ द एलिमेंट आर पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक मास मैनली, और अगर नंबर है तो मॉडर्न पीरियोडिक लॉ। खत्म, निशान लगा दो इस पे। क्वेश्चन नंबर 1 पे भी निशान लगा दो कि बेसिक थीम क्या है ऑर्गेनाइजेशन करने की। तो आंसर है ताकि हम इसको सिस्टमेटिक आसानी से पढ़ पाए। दूसरा क्वेश्चन, विच इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी डिड मेंडलीव यूज टू क्लासिफाई एलिमेंट इन हिज पीरियोडिक टेबल? तो अब हम यही पढ़ने वाले हैं, मेंडलीव का महत्वपूर्ण योगदान। एक बात बता दो जिसकी मेंडलीव की दुनिया ने तारीफ करी थी, बोलो भाई क्या थी इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन में? एक बात सर, उन्होंने एक्सपेक्ट किया था नोबल नए एलिमेंट डिस्कवर होने की। हाँ बस यही है, मतलब उसने ना भविष्यवाणी कर दी। तो भविष्यवाणी नहीं करते कोई कि इस बार एशिया कप इंडिया जीतेगा, वैसे उसने ऐसी भविष्यवाणी कर दी जो गलती नहीं हुई। उसने कहा कि ना भविष्य में 2 एलिमेंट डिस्कवर होंगे और वो यहाँ आएंगे, और वो डिस्कवर भी हुए बाद में उसके मरने के बाद, और आए भी। उसने क्या अंदाजा लगाया तो देखना तुम भी समझ जाओगे। 3, 6, 9, 12, 18। अब अंदाजा बताओ क्या लग रहा है? एटॉमिक मास है ये 3, फिर 6, फिर 9। मैं अंदाजा से बता रहा हूँ। 12 कितने का गैप है? 3 का, 3 का, 3 का। अब एकदम से 6 का कैसे हो गया भाई? तो उसने कहा कि भविष्य में कोई ना कोई आएगा जो ये धनुष उठाएगा, और वो आया नंबर 15। इसी तरह से गैलियम और जर्मेनियम की पोजीशन बता दी थी। और उस जमाने में 1869 में संस्कृत भाषा का उपयोग करके बोला सिलिकॉन के नीचे कहा सिलिकॉन बोला उसको। इन इंग्लिश ही कॉल्ड एका सिलिकॉन, यानी इस सिलिकॉन के नीचे बोल दिया एका सिलिकॉन, कोई आएगा। और वो कौन आया? जर्मेनियम, क्योंकि कॉलेज स्टूडेंट गेट सम प्रॉब्लम। तो यहाँ जो जर्मेनियम है ना उसके नीचे लिख दिया एका सिलिकॉन, कि सिलिकॉन के नीचे कोई एक आएगा। और वो कौन आया था? जर्मेनियम। तो इस एका को याद रखियो, इस पे क्वेश्चन आएंगे। अच्छा, इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन में एक तो ये बता दिया गैप, ही लेफ्ट गैप फॉर अनडिस्कवर्ड एलिमेंट, जिसकी कभी अभी तक डिस्कवरी नहीं हुई है। एक और कंट्रीब्यूशन बताओ भाई, सिस्टमैटिक स्टडी ऑफ एटॉमिक मास। एटॉमिक मास की बिल्कुल सिस्टमैटिक स्टडी की इसने। तो यहाँ लिखा है सिस्टमैटिक स्टडी ऑफ एलिमेंट्स, बाकियों के कंपैरिजन में। ये नहीं कि वहाँ म्यूजिकल नोट बनाए सारे का पादा निशा लो भी होगा कुछ। इसने सिस्टमैटिक स्टडी करी, डीप एनालिसिस की, और डिटर्मिनेशन ऑफ करेक्ट एटॉमिक मास। करेक्ट एटॉमिक मास निकालने की तरकीब निकाली इसने। ठीक है, तो ये इसके कंट्रीब्यूशन है। कमियां क्या क्या है? कमियों में सबसे बड़ी कमी मानी गई इसकी कि ना आइसोटोप की पोजीशन का कोई अता पता नहीं था। देखो वो जमाना ऐसा था जहां सिर्फ
35 और 37 एटॉमिक मास देखकर ही पता लगाते थे कि ये अलग अलग है। आज हमें पता लगा भाई ये 35 37 तो एक ही है, नाम है क्लोरीन 17, क्लोरीन 17। ये दोनों उस जमाने में क्या थे, आइसोटोप थे। और उस जमाने में तो सिर्फ मास के बारे में जानते थे लोग, इसके बारे में तो कोई जानता ही नहीं था ये भी कुछ है। तो उसने क्या कर दिया, इन दोनों को अलग अलग पोजीशन में रख दिया। भाई 35 कोई अलग एलिमेंट है, 37 अलग एलिमेंट है, बाद में पता लगा दोनों तो एक ही है। ऐसे तो भाई फिर तो हाइड्रोजन में कंफ्यूज हो जाएंगे हम। हाइड्रोजन क्या है, हाइड्रोजन प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्रिटियम, इनको तीन पोजीशन दे दो पीरियोडिक टेबल में। लेकिन आज की मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में सभी आइसोटोप को एक ही जगह दी गई है, ठीक है। इसने क्या कर दिया था, उनको भी अलग अलग जगह दे दी थी। तो लिमिटेशन में पढ़ो पोजीशन ऑफ आइसोटोप, पहले सेकंड पॉइंट पढ़ो, पोजीशन ऑफ आइसोटोप, ही पुट आइसोटोप into different slot, that was discovered, that was incorrect। पहला पॉइंट पढ़ो पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन, आइसोटोप, इसने क्या कर दिया, पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन को उठा के रख दिया पहले ग्रुप में। और आज पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन कहां पे भाई, सेपरेट इन पीरियोडिक टेबल, टॉप पे, ठीक है। तो आइसोटोप की पोजीशन गलत थी, हाइड्रोजन की पोजीशन गलत थी, और तो और लैंथेनॉइड और एक्टिनॉइड की पोजीशन भी गलत थी। कल की क्लास में बताया ना कि लैंथेनॉइड एक्टिनॉइड दोनों मिलाकर क्या बनाते हैं, एफ ब्लॉक एलिमेंट। अरे लैंथेनॉइड वही तो है, लैंथेनॉइड और एक्टिनॉइड दोनों को बोलते हैं एफ ब्लॉक एलिमेंट। ये तीन इसकी कमियां थी, ठीक है। फाइनली आ जाओ टर्की, हेनरी मॉसले, टर्की का साइंटिस्ट, कर दो पीछे। अच्छा, अब क्योंकि हर साल कुछ ना कुछ ऐड होता है, इस साल ऐड कर दो इसमें मेंडलीव की पीरियोडिक टेबल में ऐड कर दो। 7 क्या होते हैं, पीरियड होते हैं, और 9 क्या होते हैं, ग्रुप्स होते हैं। किसकी टेबल में, मेंडलीव की टेबल में। आज की टेबल में क्या हो गया, 7 पीरियड है, 18 ग्रुप्स हैं। जब हम कॉलेज में पढ़ते थे तो हमारे टीचर कुछ ऐसे याद करवाते थे। आज की मॉडर्न टेक्नोलॉजी में, दुनिया में गवर्नमेंट के हिसाब से, सुप्रीम कोर्ट के हिसाब से 18 साल की लड़की 7 फेरे ले सकती है। आज की टेक्नोलॉजी मतलब आज की सुप्रीम कोर्ट चेंज हो गया, छोड़ो यार इसको। और बालिका वधू वाले समय में 9 साल की लड़की भी 7 फेरे ले लेती थी। यू हैव टू लर्न। अब तुम कैसे भी लर्न कर लो, तुम्हें फेरे याद नहीं हो रहे तो ग्रुप और पीरियड याद कर लो, लेकिन कर लो इसको, ठीक है। ये वाला क्वेश्चन नीट में पूछा गया था, हाउ मेनी पीरियड एंड ग्रुप्स आर देयर इन मेंडलीव पीरियोडिक टेबल। कौन सा साइंटिस्ट है जिसने कर्व के बारे में बताया, लोथरमेयर। कौन सा साइंटिस्ट है जिसने सबसे पहले इंट्रोड्यूस किया एटॉमिक वेट को, बर्जीलियस, ठीक है ना, जैकब बर्जीलियस, ठीक है। तो इस तरीके से क्वेश्चन आए हुए हैं। अब लास्ट है हेनरी मॉसले, और इसके बहुत से कोवर्कर भी थे यार, तो वो है कि नाम क्रेडिट इसको मिल गया। टर्की 1913 मॉडर्न पीरियोडिक टेबल देखना एक बार। He gave the name of modern periodic table। पेज नंबर 76 निकालो, पेज नंबर इसमें कहा कैसे निकल जाएगा 76 निकालो जल्दी निकालो। एनसीईआरटी किसके पास है, दिखाइए अपनी एनसीईआरटी एक बार। ऐसे करेगा, ऐसे करेगा,
एक नंबर की इमेज आई, इसमें भी दिख रहा है क्या? बस भाई इस एंगल से ले रहा हूँ भाई, थोड़ी स्माइल करके रखे, इतना इतनी भी क्या, एक हो गया, एक इस एंगल से। देख लियो किस किस की फोटो कितनी गंदी आ रही है। अच्छा, एक विदाउट एनसीईआरटी और थोड़े ढंग की शक्ल बना लियो प्लीज, ऐसा नहीं कि रोतड़ी शक्ल हो तुम्हारी। मैं कोशिश करूंगा, तुम्हारे तुम एक्सक्लूड हो ओके। मैं कोशिश करूंगा कि ना जो गूगल का पेज है ना, उस पे ना इसको लगाऊं, इसमें भी तो सारे बैच की फोटो लेनी है, तो जो भी बढ़िया होगी वो 2 फोटो लगा दूंगा। ठीक है भाई, ठीक है भाई। कितने सालों तक रही है। ओके, तो भाई अब हम कोशिश करते हैं अगले की हेनरी मोस्ले, आज का लास्ट पेज नंबर 76 निकल गया। चेक करियो इस पेज को। एक लाइन बता रहा हूं मैं, जिग जैग लाइन बोलते हैं इसको। सिलिकॉन और जर्मेनियम का कलर बताओ क्या है? लाल, ग्रेस कलर है। लड़के ठीक है, लड़कों के 7 से आगे कलर होते हैं। तुम्हारा भी हाँ, ये कलर क्या है? सिलिकॉन, जर्मेनियम, आर्सेनिक, एंटीमनी, टेलरियम, पोलोनियम, एस्टेटिन। इसको जिग जैग लाइन बोलते हैं। सारे के सारे क्या होते हैं, क्या बच्चा बताएगा? कोई 3 एग्जाम्पल याद कर लेना, सिलिकॉन, जर्मेनियम और आर्सेनिक, बस। और नॉन मेटल कौन से होते हैं? जो राइट में होते हैं, इस लाइन के राइट में होते हैं। जो ग्रीन कलर में सारे के सारे मेटलॉइड है, ओ सॉरी नॉन मेटल है। और मेटल कहाँ होंगे? आपके लेफ्ट में। जितने भी ब्लू कलर, येलो कलर है, सारे के सारे आपके मेटल्स हैं। और अब लास्ट की जो बात है वो ये है, और खेल खत्म, आज की क्लास का टारगेट भी खत्म। हेनरी मोस्ले के बारे में, he gave modern periodic law, underline modern periodic law, which was basis of the modern periodic table. According to modern periodic law, the physical and chemical property of element are periodic function of their atomic number. यहाँ होती है क्लास खत्म। अब सुनो जरा ध्यान से, अगली क्लास जो है 12 तारीख की, और वो इतनी खास है। अगर ना आप कोई भी गलती से भी क्लास मिस कर रहा है ना, तो देख जरूर लेना। पता मैं क्या सिखाने वाला हूँ 12 तारीख को? पूरी पीरियोडिक टेबल में तुम जोन सा एलिमेंट बोल दोगे ना, तुम बोलोगे सर 88 की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, तुम बोलोगे 120 की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। जोन सा एलिमेंट बोल दोगे ना, वो उसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे करते हैं वो अगली क्लास में होगी। कल का ऑफ रहेगा, विकल्प की छुट्टी है।